अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने कोर्स कोड 1429 का यूनिट नंबर 3 करने जा रही हूँ। इस यूनिट का नाम है इक्वेशंस। हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती हैं। सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। एक होती है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होती हैं जो लिखी हुई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल x जो यूज़ हो रहा है इसकी पावर हमारे पास 1 है। हाईएस्ट पावर जिसमें वेरिएबल की 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x वेरिएबल है और ये a और b जो है लिटरल है। लिटरल वो अल्फ़ाबेट होते हैं जो हम रियल नंबर्स की जगह यूज़ करते हैं। असल में इनकी जगह रियल नंबर्स यूज़ किए जाने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। टू टाइप्स की इक्वेशन हमने इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करनी है, जिसमें से एक ये लीनियर इक्वेशंस है। दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सी है, पहले मैं आपके सामने लिख लूँ। सेकंड डिग्री इक्वेशंस। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे भी वेरिएबल इसमें भी x है, ठीक है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे भी a, b और c जो हैं ये रियल नंबर्स होंगे। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ आपके पास। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है। तो इस यूनिट में हमने ये दो टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो है ये डिस्कस करनी है। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और सेकेंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। और ये जो आपकी अपनी बुक है कोर्स कोड 1429 की, उस जो अपनी कोर्स की बुक है आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स की, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है यूनिट नंबर 3 की, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। ये देखें ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x। यहाँ पे x की जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी, इसका मतलब उसका एक्सपोनेंट 1 है, उसकी पावर 1 है। और ये इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे आसान है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसको इसी तरह 2x जिसके साथ वेरिएबल है उस टर्म को इधर ही रहने देंगे, और ये जो टर्म है जो विदाउट वेरिएबल है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि इक्वल के दूसरी साइड पे जब हम कोई टर्म उठा के ले जाते हैं तो अगर वो इधर माइनस में होती है तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। इस तरह से 7 तो ऑलरेडी इधर है, -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3। और इस तरह से ज़रा देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 7 में 3 ऐड करें क्या बनेगा, 10। यहाँ से अब x की हमें वैल्यू चाहिए। जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल x है तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x के साथ जो हमारे इजाफी चीज़ें हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और सिर्फ x इस साइड पे रहने देंगे। x के साथ अब क्या लिखा हुआ है, 2, जो कि x के साथ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके दरमियान और कोई अलामत नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और उसे ख़त्म करना चाहें तो उसका ये तरीका होता है कि उसको हमने डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे भी मैं 2 को डिवाइड कर दूंगी इस साइड पे भी और इक्वल की दूसरी साइड पे भी। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह इधर से बच जाएगा x।
और यहाँ हमारे पास आप ये देखें, ये फ्रैक्शन में जब लिखा होता है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी एक ही टेबल पे हो जाते हैं तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये अब छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। जिस तरह ये 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई है वो है 5। और ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो थी 2x - 3 = 7 वो सॉल्व हो चुकी है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी आपका जो कोर्स कोड है बिजनेस मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है 1429 की, उसी में गिवन है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखें, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है x/2 - 1 = x/3 + 1। लेकिन यहाँ पे भी x एक वेरिएबल है और x की पावर जो है वो कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर क्या होगी 1। तो इस तरह ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले इससे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और उसका क्या तरीका है कि हम ऐसा करते हैं, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट यानी बटे वाला x/2, और ये जो लिखा हुआ है x/3 बराबर के दूसरी साइड पे। अच्छा, यहाँ इसके साथ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की अलामत हम लगाते हैं। और इसको जब इस तरफ लेके आएंगे बराबर के इस साइड पे तो ये आ जाएगा, हो जाएगा -x/3। इस तरह ये जो फ्रैक्शनल हिस्सा है इस इक्वेशन में ये हमने इकट्ठा कर लिया। और जो बगैर बटे के हैं इधर 1 और इधर ये -1, इस -1 को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। इस तरह ये -1 हम इस तरफ ले आए और इस x/3 को हम इधर x/2 के साथ ले आए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पे x/2 - x/3 का हम लेंगे एलसीएम, जिसे आप लोग उर्दू में जुज़ाफ़-ए-अक्ल भी कहते हैं। आप पीछे छोटी क्लासेस में अपने में ये लेके आए हैं। तो जुज़ाफ़-ए-अक्ल लेने का क्या तरीका होता था कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। फ्रिक्शन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में, अगर तो ये एक दूसरे के टेबल पे आ जाते हैं तो फिर जो बड़ा होता है उसको हम एज एलसीएम लेते हैं। लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी 2 भी अपने अलावा किसी टेबल पे किसी पहाड़े पे नहीं आता, 3 भी अपने अलावा किसी पहाड़े पे नहीं आता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो डिजिट आएगा हमारे पास उसे हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3s are 6। और फिर आपको पता है ये छोटी क्लासेस का काम है हमारा। इस फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर 2 है इसका टेबल पढ़ेंगे कि 6 आए तो 2 3s are 6, जहाँ तक पहाड़ा पड़ा वो ऊपर लिख दिया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले x के साथ, तो ये बन जाएगा 3x -3 का टेबल पढ़ें 6 आ जाए तो 3 2s are 6, और उस 2 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे इसका। और इधर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 3x - 2x, 3x में से 2x निकाल देंगे तो x/6, और ये हमारे पास आ गया है 2। यहाँ से अब x के साथ क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, ये डिवाइडेड बाय 6। तो जब कोई चीज़ पहले से बटे में हो, डिवाइड हो रही हो वेरिएबल के साथ और उस वेरिएबल की हमें वैल्यू चाहिए हो, तो हम उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, मल्टीप्लाइड बाय 6, और इधर भी करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 6 are 12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई है। ये लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी है। अब हम सीखेंगे कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसमें से वेरिएबल की किस तरह से जो है वो वैल्यू निकाली जाती है सेकंड डिग्री इक्वेशन में से। सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसको अब हमने सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है कि उसको भी सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। लेकिन जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में वो है सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन का ही आता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन को जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे भी लिख चुकी हूँ, दोबारा लिखती हूँ, ये होती है, यानी वो इस फॉर्म में लिखा होता है, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जैसे एक्सेस में, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है, इसलिए उसको सेकंड डिग्री कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस ऐसी इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी डिग्री, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री 2 होती है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप अक्सर देखेंगे कि आप पास्ट पेपर्स भी चेक कर लें, हर एक में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नीचे इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, नंबर 1 है फैक्टराइजेशन।
जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन वाला। अब ये तीनों मेथड मैं आपको बाय एग्जांपल समझाऊंगी, एक एग्जांपल में तीनों मेथड की आपको करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स लेके इन तीनों मेथड से जो है वो सॉल्व करवा के आपको ये सिखाऊंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो काइंडली इसे लाइक कर दें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और जो मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो देख सकें और मेरी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब चलते हैं हम इस इन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। अब हम ये इक्वेशन लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं इन तीनों मेथड से बारी बारी सॉल्व करूँगी। सबसे पहले इसको, इसी इक्वेशन को, और आप देखेंगे कि तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेपर में ये मेंशन हो कि इस सवाल को फैक्टराइजेशन से करें तो आपने फैक्टराइजेशन से करना है। अगर ऊपर बताया जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करें हर सूरत तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है ज़रूर। अगर वो मेंशन कर देते हैं कि इसको हर सूरत आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। और अगर जस्ट लिख देते हैं कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका जो आपको आसान लगता है आप वो यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं फ़िलहाल इस एक ही क्वेश्चन को आपके सामने इन तीनों मेथड से करूँगी जिससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा किस तरह इन तीनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो सबसे पहले ये पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ये करने का क्या तरीका है कि हमने क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है एक्स का स्क्वायर और लास्ट टर्म है -3, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। अगर हम -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क रफ काम में मैं देख रही हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने 3x स्क्वायर को इस तरह से इसके फैक्टर बनाने हैं कि मतलब 3x को किसी टेबल से तोड़ना है, किसी पहाड़े पर पढ़ना है। तो 3 सिर्फ आपको पता है 1 पे ही आता है, 3 पे ही आता है। तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकती हूँ, 3 1s are 3। तो मैं इसके यही दो फैक्टर बना लेती हूँ, 3x और साथ में x। यहाँ x के साथ कुछ नहीं, इट मीन्स इसके साथ 1 है, ठीक है। तो यहाँ 3x को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि ये जो दोनों हमने फैक्टर बनाए हैं इस 3x स्क्वायर के, एक तो इसके साथ हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो एक के साथ प्लस लगाना है और एक के साथ माइनस लगाना है, लेकिन प्लस किसके साथ लगेगा, माइनस किसके साथ इस जोड़े में से लगेगा, ये देखने के लिए हमें पहले देखना है कि ये जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दरमियान में हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है। फैक्टराइजेशन में इस मेथड में ये करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म आती है उसको फिर दोबारा से इस तरह से फैक्टर्स में उसके बनाने होते हैं कि उनको ऐड या सम करें तो ये इसकी दरमियान वाली टर्म बने। जैसे अगर मैं इसको करती हूँ 3 1s are 3, बिल्कुल यहाँ चाहे तो 1 लिख भी लें, 3 1s are 3 और इसके साथ भी x लगाएंगे, इसके साथ भी x, क्योंकि हमें यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और यहाँ दरमियान में क्या है 2x किस तरह आ सकता है, अगर 3 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो आप देखेंगे 2x आ जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर ये इस किस्म के फैक्टर होते भी इसमें से इसको माइनस या प्लस करने से ये दरमियान वाली टर्म ना बनती तो फिर हम ये ना लेते, लेकिन अब ये दोनों फैक्टर हमारे ठीक हैं क्योंकि अगर 3 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2x आ जाएगा और दूसरा 2x के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस की अलामत है। तो हमें इस तरह से करना है कि जो हमारे पास आंसर आए इनको माइनस करने से वो +2x हो। तो वो इसी सूरत में आ सकता है कि बड़ी रकम के साथ प्लस हो,
और छोटी रकम के साथ माइनस हो। तो ये दो फैक्टर बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसी तरफ फर्स्ट टर्म को लिख लेना है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है -3 वो भी लिख लेनी है इक्वल टू 0, और दरमियान वाली जो ये टर्म है ये स्किप कर देनी है, इसकी जगह हमने ये दोनों फैक्टर लिख लेने हैं, +3x और -1x। 1x को आप जस्ट x भी लिख सकते हो और 1x भी लिख सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके फिर जोड़े बनाएंगे, पेयर्स, पहले दो टर्म्स और लास्ट दो टर्म्स की। इन दोनों में देखना है कि कोई चीज़ सेम तो नहीं है, तो इनमें x सेम है, तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, अगर x इसमें से निकाल लिया जाए तो पीछे एक x अभी बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3x था, उसमें से x बाहर आ चुका है, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 3। और इसी तरह आप इस टर्म को देखिए। फिर यहाँ पे दूसरे जोड़े में से कुछ भी कॉमन लेते वक्त हमने एक और चीज़ सोचनी है कि ये जो इसके पास, इसमें हमारे पास ये ब्रैकेट में जो चीज़ आई है x+3, यहाँ भी हमारे पास x+3 आना चाहिए। तो ये x-3 है, इस माइनस को किस तरह प्लस किया जा सकता है, अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें। आपने ये भी याद रखना है, किसी भी वैल्यू में से, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ से एक तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस के साथ साथ क्योंकि हमें x भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और दूसरे इनमें से कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो हम जस्ट 1 लिख लेंगे। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हुआ करेगा वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, और हमारे पास ये आ जाएगा x, और ये अलामत बदल के प्लस हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस ले लिया हमने, और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसमें है x+3 और इसमें भी है x+3, तो इन दोनों में से x+3 क्योंकि सेम है इसे हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बच गया x, और नेक्स्ट यहाँ से क्या बच गया, -1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक दफ़ा x+3 इक्वल टू 0 रख लेते हैं, और एक दफ़ा रखते हैं x-1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू चाहिए मुझे तो x को यहाँ ही रहने दूँ, +3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो 0 है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे इसी तरह x और ये -1 इधर आके हो जाएगा +1 या सिर्फ 1। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो x की सिर्फ एक वैल्यू आती है, जबकि जब मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व की है ये वाली, तो इसकी दो वैल्यूज़ आई हैं। इसकी क्या वजह है कि जितनी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उसके सोल्यूशन सेट यानी उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्योंकि पावर थी ही नहीं, सिर्फ एक x होता है तो उसकी एक वैल्यू निकलती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी आंसर भी 2 निकलेंगे। तो ये हमारे दोनों आंसर x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं s.s, s का मतलब सोल्यूशन और s का मतलब सेट, दोनों वैल्यूज़ इस तरह इकट्ठी लिखेंगे हम, -3 और 1। ये हमारा आंसर है। ये अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको ये करवाया फैक्टराइजेशन से। अब इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन x² + 2x - 3 = 0 को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने लगी हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, ये बाज़ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये मेथड, तो आप अगर गौर से समझ लें तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। मेरे ख्याल में सबसे ईजी मेथड यही है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो x² और x वाली टर्म है इसको इक्वल के इसी साइड पे हम रहने देंगे, x² + 2x, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिसके साथ x नहीं है ये -3, इसको हम दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा +3, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है, पहला स्टेप ये है कि x वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x या कोई भी वेरिएबल नहीं होता। दूसरा स्टेप होता है कि जो x² है इसके साथ यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 मतलब यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसके साथ कुछ नहीं है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके साथ 1 है। 2, 3, 4, 5 अगर कोई और वैल्यू हो तो उसे हमने ख़त्म करना होता है, लेकिन इसके साथ तो है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह से रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे,
फिर हमने इसको एक फार्मूला बनाना है। आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में ये फार्मूले किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। इसको हमने इस तरह से बनाना है कि ये बन जाए हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर, या फिर बन जाए a माइनस बी होल का स्केयर। अब ये दोनों किस सूरत में बनते हैं? ए से मतलब एक टर्म, बी से मतलब दूसरी टर्म, कोई ऐसी टर्म्स आ जाए दोनों कि जिनको प्लस करने से ये होल स्केयर बन जाए। तो आपको पता है, बल्कि मैं बता देती हूँ, ए प्लस बी होल का स्केयर ये इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के, और इसी तरह ए माइनस बी का स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, इनमें से कोई एक बनाना है हमने ये। और दूसरी बात, इसका ये जो फर्स्ट एक्स स्केयर है इसको हम ए रखेंगे, यानी ये ए का स्केयर है। और जो सेकेंड टर्म होती है जिसके साथ सिर्फ एक्स है वो हमने 2ab बनाना है किसी सूरत। तो अगर मैं इसको 2a बनाऊं तो ये देखें, अगर a हो x, यानी x फर्स्ट टर्म है, उसका हमारे पास स्केयर है, तो 2 के साथ पहले फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, फिर सेकेंड टर्म आनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो इसके साथ x मौजूद है, सेकेंड टर्म इसके साथ और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड टर्म 1 बना लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर सेम रहता है। मतलब मैं इसको अगर ये लिख लूँ एक्स स्केयर प्लस 2x, और साथ में मैं यहाँ पे लिख लूँ 1, और मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ कि ये है a का स्केयर, a है हमारा x प्लस 2, और a की जगह पे x और b की जगह फिर क्या आ रहा है इस तरह 1, तो हमें फिर प्लस b का स्केयर भी चाहिए, यानी प्लस 1 का स्केयर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 1 का स्केयर नहीं है, मैं खुद से 1 का स्केयर अगर इधर ऐड करूँगी, तो खुद से जब किसी इक्वेशन में हम ऐड करते हैं तो वो हमें दोनों तरफ ऐड करना होता है। इधर 3 में भी हमें फिर 1 का स्केयर ऐड करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे ये समझ लें कि जो दरमियान वाली टर्म होगी x वाली, ठीक है, इस दरमियान वाली टर्म के साथ से हमने किसी तरह एक तो 2 निकालना है। अगर उसमें 2 मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर 2 नहीं होगा तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो 2 ऑलरेडी था। फिर उसके साथ हमें यहाँ पे x चाहिए। x हमारा हमेशा फर्स्ट पे हमारा शुरू में हमेशा x स्केयर हुआ करेगा, इस तरह हमारा ax होगा। और b जो 2 और x के अलावा उसमें जो भी रकम बच जाया करेगी उसे हम b रख लेंगे। इसमें बाई चांस कोई रकम बच ही नहीं रही तो इसलिए b हमने 1 रख लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो भी यहाँ पे b होगी उसका स्केयर हम दोनों साइडों पे ऐड किया करेंगे। अब ये बन गया x स्केयर प्लस 2x1 और प्लस 1 का स्केयर। इस हिसाब से ये पहली टर्म का स्केयर और ये लास्ट टर्म का स्केयर, ठीक है, दरमियान में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये फार्मूला बन गया है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल का स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम दरमियान में माइनस लगाते, अब यहाँ पे चूंकि प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, और इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो ये है हमारे पास x प्लस 1 होल का स्केयर इज इक्वल टू 3 में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 4, ठीक है। अब ये जो स्केयर है इसको हमने ख़त्म करना है। किसी भी स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेना होता है। हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, स्केयर रूट क्या होता है, ये वाला हमारे पास सिंबल है स्केयर रूट का। आपने मैट्रिक तक ये पढ़ा है, जिन्होंने जस्ट मैट्रिक तक भी किया हुआ मैथ उन्हें भी पता है कि इसको स्केयर रूट बोलते हैं, जजर बोलते थे उर्दू में, अगर किसी ने उर्दू में पढ़ा हुआ है तो। और ये 4 का स्केयर रूट। फिर ये जो स्केयर रूट है ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ये बच जाएगा x प्लस 1, और इधर ये 4 है, 4 को हम आपको पता लिख सकते हैं 2 का स्केयर। और दूसरी बात, जब भी स्केयर रूट इधर से हम ख़त्म करेंगे इधर वाले के साथ प्लस माइनस आएगा। ये भी इसका रूल है स्केयर रूट का, एक तरफ से स्केयर रूट अगर कैंसिल होता है तो दूसरी तरफ उसके साथ प्लस और माइनस लग जाते हैं, और ये स्केयर इससे कैंसिल, क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 या सिर्फ 2, और एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2।
क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तो यहाँ से हम हासिल करेंगे x इज इक्वल टू 2 और ये +1 इधर आके -1, तो x इज इक्वल टू 2 में से 1 गए 1। और यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं x इज इक्वल टू -2 और ये +1 इधर आके -1, तो x इज इक्वल टू -3। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, ये इक्वेशन जब हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से की है तो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो यही दोनों आए थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अभी, क्योंकि आपके सामने वो क्वेश्चन किया गया है, बाय फैक्टराइजेशन हमने किया था। ये देखिए, तब भी एक वैल्यू -3 और एक वैल्यू 1 थी, और अभी जब हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है तब भी आप देख सकते हैं एक वैल्यू -3 और एक वैल्यू 1 है। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।